आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए की संसदीय दल की बैठक में लगातार तीसरी बार नेता चुन लिया गया है। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई ये एनडीए की संसदीय दल की बैठक, जिसमें एनडीए के 13 दलों के नेता समेत सभी एनडीए के 293 जो सांसद हैं, लोकसभा के लिए जो चुनकर आए हैं, राज्यसभा के एनडीए के सांसद और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से इसका समर्थन किया गया। नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन किया और फिर एनडीए की तरफ से एक एक कर तमाम जो साथी दल के नेता थे, उनमें से 13 दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित किया और मोदी 3.0 के टारगेट को सबके सामने रखा। सांसदों को संबोधन में पीएम मोदी ने एनडीए की महाविजय की बात तो की ही, साथ ही विपक्षी गठबंधन का भविष्य भी बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर भी विराम लगने की बात कही, ये कहते हुए कि इंडिया की तरफ से ये मुद्दा अब खत्म मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिंदा है या नहीं इसका जवाब देने की स्थिति में अब इंडिया गठबंधन है नहीं। तो नरेंद्र नायडू नीतीश ने दिखाया दम, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। क्या इंडिया का मुद्दा खत्म? हमारे साथ आज के इस शो में खास मेहमान जो मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन पहले देखिए जरा सियासी पलटवार। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। ये सबसे सफल अलायंस है और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। 10 वर्ष हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है। ये मेरा कमिटमेंट है, लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताने लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। जब हनीमून पीरियड होता है ना, तो आप उसमें तलाक के लक्षण तुरंत नहीं ढूंढते। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं। Shri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. और अब आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं अभय जी आपसे करूंगी। जिस तरीके से नतीजे आने के बाद से इंडिया गठबंधन इस इंतजार में था कि एनडीए में कहीं कोई कलह हो और मौके पर चौका आप लोग लगा दें, लेकिन आज एनडीए संसदीय दल की बैठक ने क्लियर कर दिया सर, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए में नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश और नायडू का फुल सपोर्ट है। अब तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही है ना अभय जी? रोमाना जी, ये मोदी 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 की अनुगूंज नायडू जी और नीतीश जी के कानों तक पड़ी है। एनडीए का अर्थ ही है नीतीश नायडू अलायंस। तो आप देखिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज प्रधानमंत्री जी ना सिर्फ बायोलॉजिकल हुए हैं, अपना संगठन भी ऑर्गेनिक उन्होंने बताया है।
आज परिवर्तन ये हुआ कि न सिर्फ बायोलॉजिकल हुए, अपने भाषणों में लॉजिकल भी दिखे। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, रमजान नहीं, ये परिवर्तन देखने को मिला। नायडू साहब अपने घोषणा पत्र में हज पर जाने वालों के लिए पैसे का प्रावधान रखा है और मुस्लिमों को 4% आरक्षण ओबीसी का देने का प्रावधान रखा है। ये प्रधानमंत्री जी हो सकता है इस पर प्रकाश डाले। खैर, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो महिमा मंडन करते थे कि मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 70 जातियां ओबीसी की, मुसलमान की ऐसी थी जिनको वो आरक्षण दिया करते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात एक है, बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र ने हटा दिया तो महाराजा छत्रपति शिवाजी से प्रतिशोध लेंगे आप? उनकी प्रतिमा को डिस्प्लेस कर दिया आपने सदन में से। उत्तर प्रदेश में अगर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दलित समाज के लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया तो बाबा साहब की प्रतिमा डिस्प्लेस कर देंगे प्रधानमंत्री? इतना छोटा स्वरूप मैं नहीं मानता नीतीश जी और नायडू साहब इस प्रकार की राजनीति को। ये कहां से कहां आप बात को लेकर सर, कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? मेरा व्यूअर भी कंफ्यूज होगा। आपने स्टोरी नहीं बताई, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं हुआ। जयराम रमेश जी ने कल ही ट्वीट किया जिस पर सरकार ने सफाई दी कि राजनीतिक दलों से कोई सहमति नहीं ली। 2018 के बाद वो जो सहमति की समिति बनी थी उसकी मीटिंग तक नहीं आहूत की इन्होंने। वहां से प्रतिमाएं हटा दी गई और पीछे धकेल दिया गया। नहीं सर, वो मरम्मत और नई जगह पर उनको रखा जा रहा है। अब आप इसको अलग तरीके का ट्विस्ट दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया है, अब कम से कम भ्रमित करने वाले बयान देने से बचना चाहिए। अभी नई सरकार का गठन हो रहा है, आप कहाँ एक नया मोर्चा खोलकर बैठ रहे हैं? जरा सा सुधांशु जी का रुख करते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। अच्छा, अभी रह गई है क्या कुछ? तो प्लीज आज के मुद्दे पर ही रहिए सर, एनडीए पर ही बात कर लीजिए। 10 सेकंड। नहीं, डरिए मत रोमाना जी, आपको नुकसान नहीं होगा। अब हम सब साथ में खड़े हैं, आपके चिंता सर प्लीज इस तरीके की बातें जब आप करते हैं ना तो फिर लगता है कि क्या इस देश में विपक्ष की स्थिति बन गई है। सर कोई नहीं डर रहा है सर, ऐसे बयान देकर आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही डर दिखाते हैं। सर मीडिया को टारगेट करना छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी लड़ाई ना खुद लड़ना सीखिए प्लीज, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखिए सर, पूरी कीजिए अपनी बात। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात कहने दीजिए। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली ईवीएम का बयान देकर। ईवीएम के परिणामों को देखा और जो प्रतिपक्ष पर कटाक्ष किया, चाहे वो आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने पुस्तक निकाली थी, ईवीएम के खिलाफ बयान दिया था। बयान देना सबका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संज्ञान इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और ये स्वीकार कर लिया कि अब अकेला सब पर भारी नहीं, अब एनडीए की सरकार बैसाखी वाली है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर ली। सर मुझे लगता है आगे आप जरूर जवाब दीजिएगा कि ये जो ईवीएम को लेकर आप कह रहे हैं पीएम ने अपनी जो पराजय है वो स्वीकार कर ली, वो तो पलटकर विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष के मुंह से अब कुछ निकलेगा ईवीएम को लेकर। चुनाव भर जिस तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, अब ईवीएम जिंदा है या नहीं? प्रधानमंत्री ने तो ये सवाल आपसे पूछा था। इस सवाल के जवाब से बचने के लिए आपने पहले ही कहीं ना कहीं इसकी एंट्री करा दी, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपके पास आगे लेकर आऊंगी। लेकिन पहले सुधांशु जी, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी भी जो कहा जा रहा है, हालांकि देश के सामने एनडीए डिकोड हो चुका है और इस एनडीए में नीतीश नायडू की नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि साहब ये नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस मतलब एनडीए, क्या हुआ मोदी की गारंटी का? अब तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही बात की जा रही है। सुधांशु जी देखिए, अभय जी वैसे कांग्रेस के अपेक्षाकृत बहुत सभ्य प्रवक्ताओं में माने जाते हैं, बुद्धिमान, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज कैसी लॉजिकल बात आप कर रहे हैं साहब। मतलब चुनाव पूर्व गठबंधन जिसको स्पष्ट बहुमत मिला उसने चुनाव नहीं जीता है, और जिसमें हम सब मिलके लड़े, चाहे नायडू जी हो नीतीश कुमार जी, और एक ऐसा गठबंधन जिसमें 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आई हैं, उसको बहुमत मिला है। ममता जी की 29 सीटें हैं, ये आपके खिलाफ लड़ी हैं। यूडीएफ की 17 सीटें हैं, आपके खिलाफ लड़े हैं, और 13 सीटें जो वहां पे है पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं। अद्भुत तर्क है मान्यवर, गजब का लॉजिक है कि जहां 50 सीटें एक दूसरे लड़के हैं तब भी हम 232 हैं और हम जीते किससे। और मजे की बात, लगातार प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 साल के बाद भी जो दहाई का अंक पार नहीं कर पाए, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं
ऐसा लग रहा है खुशी मिली इतनी जो मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। तो ये देखते बनता है कि आपका धरातल कितना नीचे आ गया है। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली हैं। 1984 के बाद से पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 232 मिली थी। 40 साल में कभी नहीं मिली है 240 सीटें, जितनी हमारी बेर मिनिमम। और हम कह रहे हैं उसके बाद हमारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। यह दर्शाता है कि हमारी जनता की हमसे अपेक्षा और आपसे अपेक्षा में कितना भारी अंतर आ गया है। और इसीलिए मैं लॉजिकल की एक और बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीर बात कही कि मतगणना से पहले किस प्रकार के बयान दिए गए कि कोई कह रहा लाठी लेके आना, कोई कह रहा वहां पे पहुंच जाना, कोई कह रहा है बहुत भयानक प्रतिक्रिया होगी। यानी कि आपको राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने बिल्कुल सही कही। जिन राज्यों में आप जीते, पंजाब से लेके और तेलंगाना और कर्नाटक तक तो ईवीएम ठीक थी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में ठीक थी, 2023 में गड़बड़ थी, अब ईवीएम ठीक थी। मुझे लगता है इस चुनाव ने एक और भी संकेत दिया है जो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को ये कहना चाहिए, अब आगे से कभी चुनावी सियासत की लाभ हानि नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र को आप शर्मसार नहीं करेंगे कि दुनिया में जाकर कहेंगे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड और सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करता है। चंडीगढ़ का जजमेंट हम लोगों के खिलाफ आया, हम एक्सेप्ट करते हैं, केजरीवाल जी को बाहर निकालता है। इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा ध्वस्त मत करिए और ईमानदारी से हार गए हैं तो हार स्वीकार करिए। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है। ईमानदारी से जो नंबर्स आए हैं उसमें हार और जीत तो लगी रहती है। माना कि पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, लेकिन हार को गरिमापूर्ण तरीके से भी स्वीकार किया जा सकता है ना। ऐसे में मनोज काका, अगर साफ तौर पर दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र में बिना किसी डर, बिना किसी भय मोदी सरकार 3.0 तय, तो फिर विपक्ष में इतनी खलबली क्यों? नहीं रोमाना, विपक्ष में किसी तरह की कोई खलबली नहीं है। और जो साथी ने सवाल खड़े किए कि लोकतंत्र को ध्वस्त मत करिए, लोकतंत्र को अपमानित नहीं करिए, सुधांशु भाई, सबसे ज्यादा भारतीय लोकतंत्र तब अपमानित हुआ जब 2014 से लेकर के और 2019 से लेकर के 2024 तक, गोवा से लेकर के मणिपुर तक 9 सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। सबसे ज्यादा लोकतंत्र तब अपमानित हुआ। सबसे ज्यादा लोकतंत्र तब अपमानित हुआ जब 1990 में पूज्य बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के विरोध में उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो सबसे ज्यादा भारत का लोकतंत्र तब अपमानित हुआ। और सबसे ज्यादा भारत का लोकतंत्र तब अपमानित हुआ कि जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए रोजगार की, सड़क की सुरक्षा की बात करके नहीं, बल्कि मटन और मंगलसूत्र और मुजरा की बात करते हैं, तब भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा अपमानित होता है। सुधांशु त्रिवेदी, रहा सवाल ईवीएम का, तो दुनिया में पहले बार ईवीएम 1960 में अमेरिका में हुआ, 1970 में बंद हो गया, जर्मनी में 1909 में बंद हो गया, नीदरलैंड में 1907 में बंद हो गया। तो बहुत सारे जो डेमोक्रेसी में जिनके सूचकांक हमसे बेहतर हैं ग्लोबल, उनके यहाँ भी ईवीएम बंद हो गया है। तो ईवीएम पे अब ये जो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, अब आप ये चारण चंपना और ये दरबारीगिरी नहीं कर रहे हैं कि 400 पार 400 पार, तो ये तो मानिए कि 400 पार वाला आपका जो दम था वो कम से कम ध्वस्त हो गया। सवाल सरकार बनाने पर है, आपको बधाई। मनोज काका जी, कम से कम आपको भी तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि इस ईवीएम और चुनाव आयोग की साख पर इतने सवाल उठाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में लोकसभा की सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है सर? और इसी ईवीएम के रास्ते जो निर्णय हुआ है वो तो आप ही की पार्टी है सर। 37 सीटें जीती है ना आप लोगों ने, और अभी तक आप ही लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे। तो कम से कम गलती तो मानिए, आप भी जरा विनम्रता से इस बात को स्वीकार तो कीजिए कि हाँ, हमसे गलती हो रही थी, हमने गलत किया, हम ईवीएम को लेकर गलत बात उठा रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अरे अब जवाब भी लेंगी, जवाब रोमाना, आपके हर सवाल का बहुत हम लोग
उसका सम्मान करते हैं और आपके बात कहने का, सवाल करने की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करते हैं। और आपका जो सवाल है, मैंने कहा तो कि क्या अमेरिका में ईवीएम बंद हो गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया है? नीदरलैंड में बंद हो गया, न्यूजीलैंड में बंद हो गया, जर्मनी में बंद हो गया। हमसे आपसे वो तकनीकी में दक्ष लोग हैं कि नहीं? और उत्तर प्रदेश का सवाल अगर निष्पक्षता से हुआ होता तो मैं आपको गिना रहा हूं, बांसगांव, फूलपुर, फर्रुखाबाद, कई जगहों पे, और मैंने अपने ट्विटर पे वीडियो डाला हुआ है कि जो लोग जिंदा हैं उनका भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डिलीटेड किया गया। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से अगर और चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 के 50 सीट जीतती। लोकतंत्र के मायने हैं कि और मजबूत हो और पारदर्शी हो, इसके ये मायने हैं। तो मतलब मुझे लगता है मुझे सुधांशु जी का रुख करना पड़ेगा। सुधांशु जी, यहाँ पर तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो अभी भी विपक्ष की तरफ से उसी रूप में बुलंदी के साथ उठाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो ईवीएम की वजह से हमारी जीत जो है, वो जिसको वो अपनी जीत देख रहे हैं, वो सीमित उनको नजर आ रही है। सुधांशु जी, भाई अगर ऐसा था तो इन्हें कह देना चाहिए था, हम ईवीएम से जो पहले कह रहे थे ना कि जब हार जाएंगे तो हम तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक वीवीपैट से मिलान नहीं हो जाएगा। तो कहना चाहिए था नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनी थी, जब पंजाब और दिल्ली में सरकार बनी थी, तो कहना चाहिए था जब तक सारे सुन तो लो यार, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था, आपने अपने टर्न पे बोली। आप इतनी देर से मैं सुन ही रहा था, अब अपना इंतजार करिए, दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। आप जब बोल रहे थे वो अन्याय मत करिए जनाब, प्लीज मनोज जी, आप इस बात का सम्मान कीजिए सर। उन्होंने आपको पूरी सहिष्णुता से सुना है। ईवीएम पे सवाल उठाए। नहीं, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, आप उनको सुनिए पहले। आइए सुधांशु जी। हाँ, अब सुनिए, देखिए महोदय, जिस जमाने में अडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिल्कुल बात उठाई थी। अरे भाई सुनिए भैया, काहे आप इतने अधीर हुए जा रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। जब अडवाणी जी ने भी विषय उठाया और जीवीएल ने भी विषय उठाया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तमाम विषय उठाए जाते हैं और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी, क्या तरीका है भाई, बार में लगातार बोल रहे हैं आप। और उसके बाद वो दौर भी आया जब 2 साल पहले चुनाव आयोग ने सबको इन्वाइट किया कि आइए साहब, हैकाथन इन्वाइट कर रहे हैं, आइए और जिसको भी पूरे भारत में जो भी व्यक्ति आना चाहे, राजनीतिक गैर राजनीतिक, हैक करके दिखा दे। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, कोई प्रक्रिया में कुछ नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने कहा नहीं, जब तक वीवीपैट का पूरा मिलान नहीं होगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहते हम नहीं लेंगे जीत का प्रमाण पत्र वीवीपैट का। नहीं, जैसे जीत गए तो खट से ले लिया, और हार जाते कहते नहीं ईवीएम गड़बड़ है। और काका जी, आपने कहा गोवा के बारे में, तो गोवा की जिस सरकार के बारे में कर रहे थे, वहां मैं बता दूं, वहां आप लोगों ने कभी सरकार बनाने का दावा नहीं किया। और सही बात है। अभिषेक झा का रुख करते हैं। अभिषेक, मुझे 2019 याद आ रहा है जब शपथ ग्रहण में जेडीयू के लिए जगह नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 2024 है और ऐसे में इस बार मोदी 3.0 सरकार में एनडीए की बाहर मंत्रिमंडल में भी देखने के लिए मिलेगी। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की है। आपने सुना है कि हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है हमेशा कि हमारा एक अनकंडीशनल सपोर्ट है एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ। हम साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और जनता ने मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है। तो बिहार का दबदबा पहले भी रहा है, अब भी रहेगा, क्योंकि बिहार ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे बेहतर से बेहतर सरकार केंद्र में बन सके। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी ना 2019 में, उसको लेकर सवाल था। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी 2019 में। नहीं, ऐसी प्रदर्शन तो ऐसा ही था जैसा इस बार है ना। देखिए, उस वक्त का जो मैं जवाब दूं, उस वक्त का जो फलसफा था, पार्टी ने निर्णय किया, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि हमने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। भाई, मंत्री बन जाने से ही आप सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, बिहार की अपनी उपयोगिता है और बिहार ने हमेशा इसको साबित भी किया है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। अभी आने वाले समय में क्या फैसले होंगे रोमाना जी, वो भी आपके सामने है। बिल्कुल, इसीलिए हम तो सवाल लेकर आए हैं कि साहब नीतीश नायडू ने फुल सपोर्ट मोदी सरकार को दिखा दिया है, दे दिया है, कैमरे पर आकर बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसीलिए इंडिया का मुद्दा खत्म हो गया। एनडीए की बाहर है, फिर मोदी सरकार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पहुंचे हैं और यहां तैयारियों को लेकर शपथ ग्रहण की चर्चा की जा रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर पहुंचे हैं अमित शाह।
आप जानते हैं कल भी जेपी नड्डा के घर पर बैठकों का दौर जारी रहा। उसमें भी अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर मनसुख मांडविया तक तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंथन कर रहे थे और एक बार फिर से ये बैठक जो शुरू हो रही है। फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं, चर्चा जो हम कर रहे हैं अभय जी का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभय जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि साहब ये जो हमारा गठबंधन है ये सत्ता के लिए कोई जमावड़ा नहीं है, और जो एनडीए के साथी हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना मान लिया जाए सर कि इंडिया गठबंधन का जो दावा है अब वो हवा हो गया। पहले तो एक 10 सेकंड में मैं जो संसदीय परंपराओं का ज्ञान, वैसे सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे विद्वान विज्ञ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैंने सदन में भी सुना और सदन के बाहर चर्चा में भी। मगर जो हमको पाठ पढ़ा रहे थे ना प्रजातंत्र का, सुबह की सब्जी के साथ जो लोग सांसद और विधायक खरीदते हो, रात के डिनर में जो सरकारें पीकर प्रजातंत्र को डकार गए हो, वो पाठ पढ़ा रहे संसदीय मर्यादा और प्रजातंत्र का हमको। प्रधानमंत्री जी ईवीएम का कटाक्ष नहीं किया, अंतर्मन से आहत है ईवीएम से निकले परिणामों को। 3 घंटे तक वाराणसी के लोगों ने पीछे करके रखा प्रधानमंत्री को। हमारे केएल शर्मा से भी पिछड़ गए, उनसे भी कम मतों से जीते हैं जो अमेठी में केएल शर्मा जीते। अब बात रही तो क्या नीतीश बाबू ये बात भूल जाएंगे कि सम्राट चौधरी उनको रद्दी माल कहते थे? क्या ये बात भूल जाएंगे? आरसीपी सिंह कौन थे बताइए, क्या कहकर गए थे? जेडीयू के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया उनको, बुलाकर सरकार में भाजपा में शामिल करा लिया। वो क्या कहते थे कि सारे लोग जेडीयू में नीतीश जी को पीएम कहकर संबोधित करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा उनकी। तो ये जो अंतर्मन में अभी चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी मोदी जी ने क्या कहा है पूरा देश जानता है। हमने तो नहीं कहा कभी, हमने ना नीतीश जी के लिए। फिलहाल जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसको जानने में, सुनने में, चटखारे लेकर बताने में, इसमें कांग्रेस को बड़ा मजा आ रहा है, ले रही है कांग्रेस। मतलब दूसरे के घर नहीं सर, जिनको गठबंधन करना है, जिन्हें सरकार बनानी है, मतलब वो खुश हैं। वो कहते हैं ना सर कि जब दोनों राजी हैं तो फिर तीसरे का क्या काम। फिलहाल आप लोग उस तीसरे वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बैसाखियों की सरकार है, प्रतीक्षा कर लीजिए। 6 महीने बाद जब हम डिबेट में होंगे तो वो दूसरे पक्ष की सरकार की आप व्याख्या करें, कितने कदम चल पाएगी ये सरकार। मैं बड़ी बात ये करना चाहता हूँ, आज रक्षा की है राहुल गांधी जी ने भारत के प्रजातंत्र की, नहीं तो रोन दिया गया होता। जो मंशा इनकी थी 24 के बाद चुनाव ही इस देश में नहीं होते। मैंने तो पहले भी कहा डिबेट में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि और राहुल गांधी जी की है जिसको भाजपा को धन्यवाद करना चाहिए। न सिर्फ प्रजातंत्र उन्होंने सौंप दिया, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सौंप दी। ये तो मोदी राजनीतिक दल हो गया था। मैं जवाब भाजपा को बड़े सुनिए, 1 मिनट, भाजपा को बड़े नेता राजनाथ सिंह और गडकरी वापिस समर्पित कर दिया। ठीक है, तो नहीं तो वो नामो निशान मिट गया था उनका। जो मोदी जी का अहंकार था उसने भाजपा को रोन दिया था। साहब कोई बात ही नहीं। हार देखिए अभी तक तो आप नीतीश जी के अंतर्मन में और चंद्रबाबू नायडू के अंतर्मन की बात कर रहे थे। अब आप बीजेपी को लेकर भी यहाँ पर बात रख रहे हैं कि बीजेपी के लिए का भी भला कर दिया राहुल गांधी ने। अरे सुनना तो पड़ेगा ना बाकियों को भी, समय तो सीमित होता है ना। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी है। सुधांशु जी आइए, और मोटी बात यहाँ पर जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही है वो ये कि ये साथियों के भरोसे सरकार ये मजबूत नहीं, ये साबित होने वाली है मजबूर सरकार। सुधांशु जी जी, मैं बातों का जवाब देता हूं। नीतीश कुमार जी से हमारा गठबंधन 95 में हुआ, 29 साल में 26 साल वो हमारे साथ रहे। 29 साल में 26 साल। नायडू जी वाजपेयी गवर्नमेंट में हमारे साथ रहे, मोदी 1 में रहे, सिर्फ मोदी 2 में नहीं रहे। तो जो बात कही कि अगर ये एनडीए की चौथी गवर्नमेंट है तो नीतीश कुमार जी 2.5 गवर्नमेंट में रहे, 3 में, और नायडू जी 2 में रहे। मगर जनाब फिर भी आपको लगता है कि आपस में बड़ा खींचातान है। मगर अभय जी ये बताइए, आपकी तो अभी इंडी गठबंधन के अंदर रहते हुए क्या बोला अधीर रंजन चौधरी जी ने, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, ममता हैज फिनिश द डेमोक्रेसी। यहां तक की खबरें आई मीडिया में कि खड़गे जी की फोटो के ऊपर कालिक पोत के लिख दिया गया कि टीएमसी के दलाल, और यह आरोप लगा कि वो अधीर रंजन जी के समर्थकों ने लिखा। और सुनिए, केरल में एनी राजा
लड़ी किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। और पिनारी विजयन ने कहा कि भाई यहां कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों लड़ने आ रहे हो, जहां बीजेपी वहां लड़ो। ये तो इस चुनाव का बोल रहा हूं, आए बाएं का नहीं। और कल ही गोपाल राय ने बयान दे दिया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन दिल्ली में सिर्फ लोकसभा तक था, अब विधानसभा हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है। और जनाब थोड़ा सा पीछे चले जाए, 6 महीना पहले तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के लिए अखिलेश वखिलेश बोला जा रहा था। अखिलेश जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी बोला था और कांग्रेस ने अखिलेश जी को चिरकुट पार्टी बोला था। ये तो इंडी गठबंधन के अंदर रहते हुए मैंने उदाहरण बता दिए। तो समझ लीजिए अभी गठबंधन का क्या होगा। तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब मजबूत नहीं, इस बार मजबूर सरकार, क्योंकि सहयोगियों के भरोसे इस बार की सरकार। अभिषेक के पास जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। 1 मिनट आ रही हूं सर, क्योंकि अभिषेक झा, कल आपकी पार्टी के नेताओं के हम बयान सुन रहे थे। वो योजना जो मोदी सरकार लेकर आती है, वो योजना जिसको लेकर मोदी सरकार कहती है कि शानदार योजना है, अग्निपथ योजना का मैं जिक्र कर रही हूं, उसी को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं मोदी सरकार के फैसले पर। तो फिर निशाने पर तो आएंगे ना आप विरोधियों के, वो कहेंगे कि ये मजबूत सरकार कैसे, ये तो मजबूर सरकार साबित होगी। रुबाना जी, सबसे पहले तो मेरी कड़ी आपत्ति आपके डिबेट के इस पैटर्न पर है। अगर आपको इतना कम मौका देना है, इतना अंतिम में मौका देना है, तो इससे बेहतर है आप हमारी पार्टी से प्रतिनिधि को मत बुलाइए, आपका समय और बचेगा ताकि आप और दलों को दे सकें। आपने अगर बुलाया है तो सबको समानांतर रूप से समय मिलना चाहिए, सवालों का जवाब भी अपनी बात कहने का मौका मिले। एक एक करके सबके पास आ रही हूं और हर बार इसी तरीके के डिबेट फॉर्मेट पे आप आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आज आप पहली बार मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं या मैं आपके साथ पहली बार चर्चा कर रही हूँ। तो मुझे प्लीज आप आइए। जो मैंने सवाल पूछा है कि अग्निपथ को लेकर जो मोदी सरकार की बड़ी योजना थी, अभी सरकार बनी नहीं है और आप लोगों के नेता कल से ही इसकी समीक्षा की जाएगी, इसमें खामियां हैं, हम तो पहले से ही कह रहे थे। ऐसे सवाल क्यों मीडिया के सामने लेकर आ रहे हैं सर? इन सवालों का सरकार के प्रति समर्थन, एनडीए में हमारा समर्पण, सरकार बनने में हमारा सहयोग, इन सबसे कोई लेना देना नहीं। हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस पूरे मसले पर प्रकाश डाला है और हमारे आंतरिक लोकतंत्र की यह खूबसूरती है रुमाना जी कि अगर हमें लगता है कि किसी मसले पर विचार होना चाहिए तो हम इस बात को कह सकते हैं। ये कोई बाध्य करने वाली चीज नहीं है। अगर हमने किसी योजना को लाया, और भाई हमने बिहार में शराबबंदी को लाया, उसके बाद हमारे कई दलों ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, हमने इसको हमेशा ओवरवेलमली लिया है और लेकर के हमने हमेशा समीक्षा की बैठक की है। तो मसला ये है कि लोग इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से इस तरह की कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड किया जा रहा था कि सरकार पर प्रेशर बन सके। हमने कभी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की, हमने कभी ब्लेम गेम नहीं किया, हमने कभी ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स नहीं की है। आज भी नीतीश कुमार जी का भाषण और संबोधन आपने सुना है। जब नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण और संबोधन में सब कुछ क्लियर कर दिया है तो उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता सर। तस्वीरें भी हमने देखी, जो सम्मान दिखाया नीतीश कुमार ने, बाकायदा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेने वाली मुद्रा में भी नजर आए और हमने देखा किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिलाया। वो सारी तस्वीरें आज दिन भर देश ने देखी है। मनोज काका जी का जरा जल्दी से रुख करते हैं। तो अभिषेक तो बढ़िया बात कह रहे हैं, जिस बात की वकालत आप लोग करते हैं कि साहब लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं ये देखिए एनडीए का आंतरिक लोकतंत्र है, हम उठा रहे हैं आवाज, इसमें क्या? फिर विपक्ष को यहां पर मजबूरी क्यों लगती है? मनोज काका। नहीं, विपक्ष को कोई मजबूरी नहीं लगती है और आंतरिक लोकतंत्र जरूर मजबूत हुआ है। आंतरिक लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार का डीएनए चेक करते थे, ये भूल गए होंगे सुधांशु, जिसका डीएनए चेक करते थे आज उसके सामने नतमस्तक हैं। और जो चंद्रबाबू नायडू को, जिनको तमाम तरह के यातनाएं झेलना पड़ी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जेल तक भेजवाया, आज वो उनके साथ हैं। तो ये सुधांशु बताएं कि अब उन्होंने तो ऐलान किया अपने मैनिफेस्टो में और उन्होंने तो पहले भी वहां पर 4% आरक्षण दिया है एक धर्म को, एक संप्रदाय को। तो आप उसके पक्ष में की हैं कि नहीं? और नीतीश जी के जातिगत जनगणना के सवाल पर हैं कि नहीं? समय आज इतना ही है और ये चर्चाएं तो अब आगे यूं ही जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी तो इंडिया का जो मुद्दा है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक ने दिखा दिया है पूरा दम।